Good morning, students. Today in this video, I am going to teach you the third chapter, which is a glimpses of the past. It is a picture story, and it also recalls the story of freedom through pictures. This lesson gives us a short and precise description of events that took place in our country from 1757 to 1857, and it enlists the incidents that led to widespread revolts known as the First War of Independence in 1857. It provides a glimpse how the East India Company expanded its power in India and exploits Indians, and how they robbed landlords and farmers of their land and created situations that led to the famines and pushed patriots to launch widespread massacres. So ये चैप्टर इस लेसन में हमें शॉर्ट और प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन दी गई है, इवेंट्स बताए गए हैं जो हुए थे इंडिया में इन आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. साथ में यहाँ पर ये भी बताए गए कुछ इंसिडेंट बताए गए हैं जिससे कि वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट हुए इंडिया में, और उसे ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया जो कि हुआ 1857 में. साथ में ये बताया गया किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और किस तरीके से उसने अपनी पावर को इंडिया में बढ़ाया और एक्सप्लॉइट किया इंडियंस को, एंड हाउ दे रॉब्ड लैंडलॉर्ड्स, और साथ में इंडियन लैंडलॉर्ड्स को लूटा, साथ में फार्मर्स को उनकी लैंड उनसे ले ली गई, और ऐसी सिचुएशन क्रिएट की गई ताकि लोग रिवॉल्ट करें और बहुत ज़्यादा मैसकरस रिवॉल्ट और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई और भारत के जो इंडिया के जो लोग थे उन्हें रिवॉल्ट करना पड़ा. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. सो यहाँ पर हमें कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस झलकियाँ बताई गई हैं जो पिक्चर्स के थ्रू बताई गई हैं हमारी कंट्री की जो 1757 टू 1857 के टाइम का है, और वहाँ उसमें साथ में स्पीच बबल्स पिक्चर साथ में स्पीच बबल्स मीन गोल जो हाउसेस हैं स्पीच बताए जा रहे हैं पिक्चर्स के थ्रू, वो क्लैरिफाई हो रहा है ना. तो क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग, साथ में आपको तब की कंडीशन समझ में आएंगी जिसकी वजह से फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ इन 1857. सो पहला हमारा पॉइंट है द मार्टर्स. मार्टर्स मीन वन हू डाइज फॉर द नेशन ऑन अ नोबल कॉज, जो नेशन के लिए अपने लाइफ खो देता है उसको मार्टर्स कहा जाता है. मार्टर मीन शहीद. सो यहाँ पे पहली पिक्चर जो हमें दिखाई गई है वो एक फंक्शन की है जिसमें लता मंगेशकर एक सॉन्ग गा रही हैं एट अ फंक्शन इन दिल्ली, और वो सॉन्ग है ओ माई कंट्री मैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टर्स. तो यहाँ पर जो ये लता मंगेशकर जो सॉन्ग गा रही है ये सॉन्ग है ए मेरे वतन के लोगों और ज़रा आँख में भर लो पानी. सो ये सॉन्ग लता मंगेशकर एक फंक्शन में जो कि दिल्ली में हुआ था वहाँ पर गा रही, साथ में उसके साथ बैठे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री. सो द सीन रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच वॉज टुक प्लेस इन दिल्ली एंड लता मंगेशकर वॉज सीन सिंगिंग ए मेरे वतन के लोगों. नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट विच इज़ अ कंपनी कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मीन विक्ट्री. कॉन्क्वेस्ट मीन विक्ट्री. द टाइम पीरियड इज 1757 टू 1849. अब यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन बताई गई है कि विद इट्स सुपीरियर वेपन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी was extending its power in 18th century in India. तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और अपनी पावर एक्सटेंडिंग मीन स्प्रेडिंग एनलार्जिंग अपनी पावर बढ़ा रही है इन 18th सेंचुरी इन इंडिया में.
सो यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब ऑलमोस्ट आपको मैप के थ्रू आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन है ये सारा इंडिया प्रिंसेस के अंडर में था, और जो पिंक वाला दिया गया है ये ब्रिटिशर के अंडर में था, और बाकी के जो हैं वो टेरिटरी थे। सो यहाँ पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ऑलमोस्ट इंडियन रूलर्स थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इंडिया में अपने बिज़नेस और बढ़ाने लगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो सीन है ये एक कोर्ट का है, पैलेस का है। तो इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। इंडियन प्रिंसेस क्या थे? वो शॉर्ट साइटेड थे। शॉर्ट साइटेड मीन जो दूर तक नहीं सोच पाते हैं, जहाँ आगे की नहीं सोच पाए वो लोग, उन्होंने आगे का कुछ नहीं सोचा। That upstart Raja Bha called the English merchant, they will help me to defeat him। तो वो आपस में इतना लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो जो इंग्लिश मर्चेंट हैं, जो इंग्लिश व्यापारी हैं, उन्हें बुलाइए, दे विल हेल्प मी टू डिफीट मी। वो लोग मुझे उसको दूसरे राजा को हराने में मदद करेंगे और उसे हरा देंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। और उन दो आपस में राजा लोग लड़ते रहते थे और इस वजह से कॉन्स्टेंट फाइट्स की वजह से, लगातार झगड़ों की वजह से वहाँ पर कोई शांति नहीं थी। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न सामने आया कि किस तरीके से इंडियन मर्चेंट्स को किंग, यहाँ के इंडिया के किंग हेल्प मांग रहे हैं ताकि वो दूसरे किंग को हरा सकें। तो आपस में लड़ रहे हैं, तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी क्विकली इंडिया में अपने बिजनेस और पावर अपनी बढ़ाती गई। The rivalry helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes. तो the rivalry, the Indian princes who were not at peace among themselves, जो आपस में नहीं लड़ रहे थे, now they were short-sighted, which means they ignore long-term consequences. So this rivalry helped the East India Company, और यही rivalry East India Company को हेल्प मिलती है उससे। They took help from the English merchant and the king of Indian kings. They are taking the help of the Britishers to able to defeat other king, their rivals, जो उनके rivals हैं उनको हराने के लिए उनकी मदद लेते हैं। एंड दिस हेल्प द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प मिली टेकिंग ओवर कंट्रोल फ्रॉम द इंडियन रूलर्स, और वो इजीली इंडियन प्रिंसेस को अपने कंट्रोल में लेने लगे। सबड्यू मीन अंडर कंट्रोल। सो द ब्रिटिश अडॉप्टेड द थ्योरी विच इज़ अ डिवाइड एंड रूल, और उन्होंने ये थ्योरी अपनाई, डिवाइड करो और रूल करो, मतलब बांटो और उन पर राज करो। नाउ यहाँ पर इतने सारे शॉर्ट साइटेड इंडियन रूलर्स के साथ एक किंग था जो शॉर्ट साइटेड नहीं था। देयर वाज वन रूलर, अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। सो टीपू सुल्तान था। देयर वाज वन रूलर ऑफ मैसूर हुज नेम इज टीपू सुल्तान, हु अंडरस्टूड देयर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स एंड फॉट अगेंस्ट देम, और उनके खिलाफ लड़ा till his last moment तक। and the Indians however had varied opinions, लेकिन इंडियंस की तो different opinions थी। so अब हम इंडियंस की opinions देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। Thank God there's peace in the country now, no more wars, no looting by thugs। तो यहाँ पर कुछ लोग, the first set of people, they were happy with the Britishers, वो happy हैं ये लोग ब्रिटिशर्स से, and were also grateful because they thought that peace could finally prevail, कि अब finally इंडिया में peace है। and it is God who sent the Britishers, और वो ऐसा सोचते हैं कि it is a God who had sent the Britishers in India, that's why there is a peace in India, so our destiny is linked with them, हमारी destiny उनके साथ link up करती है ना। so they thought it put an end to the war looting by the thugs। so लेकिन दूसरे कुछ लोग जो इंडिया के दूसरी तरफ हैं वो सोचते हैं कि द वाइट मैन हैज़ डिथ्रॉन्ड और किल्ड आवर किंग्स, इन्होंने हमारी जो किंग है हमारे यहाँ के इंडिया के, उनको मार दिया है और उनसे उनका किंगशिप ले लिए, किंगडम ले लिया है। सम किंग्स वर नॉट
good, but after all they were of his land. कुछ किंग अच्छे नहीं थे, लेकिन एक्चुअली वो हमारे इंडिया के तो थे. Now we have become slaves of our foreigners. अब तो हम क्या हो गए? We are slaves of foreigners. हम foreigners के slaves हैं. Now they knew that even some of the princes were cruel, but at least they were Indian. They were at least of their land. They had realized that they were now slaves of the Englishman. Our third point is British rule, which is from 1765 to 1836. Religious leader preached ideas like untouchability, child marriage. जो religious leaders थे, preached सिखाते थे, taught, preach मतलब सिखाना, ideas, क्या ideas सिखाते थे, like untouchability and child marriage. untouchability मतलब छुआछूत करना, और चाइल्ड मैरिज, वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते थे, अनटचेबिलिटी को और चाइल्ड मैरिज को. एनीवन हु क्रॉसेस द सी लॉसेस हिज रिलीजन, और वो ये भी कहते थे अगर कोई हमारे देश से बाहर जाता है तो वो अपना रिलीजन खो देता है. ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड ड्यू टू वुमेन. इवन जो रिलीजियस प्रीचर्स थे वो ये भी कहते थे जितनी भी मिजरी है, जितने भी दुख हैं, वो सब किस वजह से हैं? ड्यू टू वुमेन. जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स की वजह से ही जितने भी कष्ट हैं वो सारे वुमेन की वजह से हैं, ऐसा रिलीजियस प्रीचर्स कहते थे. द ट्रुथ वॉज डैट इंडिया हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम. और सच तो ये था कि इंडिया हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडियंस ने अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान खो दिया था, और ब्रिटिशर्स कॉन्ड देम. स्कॉन्ड मतलब डिस्डेन, हेट करना, और ब्रिटिशर उनसे हेट करते थे, नफरत करते थे. द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी. ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. सो ब्रिटिशर कंसिडर्ड इंडियंस आर दैट दे आर dishonest person. We cannot trust on the Indians. But some people of India, they were saying to the Britishers that true your honor, ऐसा ही है, but I am honest. लेकिन मैं तो honest हूँ, मैं तो ईमानदार हूँ. But in the truth was that Indian had lost their self-respect in front of the white peoples. The white hated and disbelieved them. White जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं और उनसे नफरत करते हैं. Being merchant, the Britishers wanted quick profits. Their heavy taxes forced the farmers to abandon their fields. So, being the merchants, the English were merchants, जो English people थे वो merchants थे, and their aim was to make profits. और उनका aim था कि वो फटाफट profits कैसे कमाएं. And they imposed heavy taxes on the farmer. So उन्होंने बहुत ज़्यादा taxes लगा दिए farmers पर. And because of that, farmer had to leave their lands. They sent many farmers to jail for not paying their taxes areas, क्योंकि farmers उनके taxes pay नहीं कर पाते थे, इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया और उनको उनकी जो land थी उनसे ले ली गई. Abandoned मतलब उनको छोड़नी पड़ी. But your man are taking all my crop. आप मेरी सारी क्रॉप ले लीजिए. You are still in arrears, लेकिन फिर भी आप पर बहुत सारा उधार है. If you don't pay next week, I will send you to the jail. तो वो उन्हें जेल में भी डाल देते थे. अगर वो नेक्स्ट वीक पे नहीं करते थे तो फार्मर्स को वो जेल में डाल देते थे. Still, the British invented other methods which gave them more profits. और ब्रिटिशर्स ने और ज़्यादा मेथड निकाले जिससे कि वो और प्रॉफिट्स कमा सके इंडिया में. The goods manufactured in England should not have an import duty when brought into India. जो goods, जो सामान बाहर से आता था उन पर वो टैक्सेस नहीं लगाते थे. They destroy Indian industries in order to sell goods manufactured in England. तो जो ब्रिटिशर्स का जो आता था गुड्स, सामान, उस पर इंडिया में टैक्स नहीं लगाते थे. अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया. द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री. और इस वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय होने लगी. इन ऑर्डर टू सेल गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंग्लैंड. और वो अपना सामान जब वो ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में भेजते थे तो टैक्स लगता था, लेकिन जब इंग्लिश का यहाँ आता था तो उन पर टैक्स नहीं लगता था, कम लगता था.
इनएविटेबिलिटी फेमाइंस फॉलो, साथ में इसी वजह से इनएविटेबिलिटी जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। फेमाइंस मतलब एक्सट्रीम स्कैसिटी ऑफ फूड। अब फूड बहुत कम था इंडिया में, स्कैसिटी हो गई थी। बिटवीन 1822 टू 1836 15 lakhs Indian died of starvation. 15 lakhs people were died only because of starvation. Starvation mean due to lack of food. उन लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो उनकी डेथ हो गई। द ब्रिटिश पॉलिसी रूइन द एक्सपर्ट आर्टिस्टियन एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी उस वजह से इंडियन के जो आर्टिस्ट थे और बिजनेसमैन थे उनसे बिजनेस ले लिया गया था। दे रूइंड इंडियन ब्रिटिशर्स, इंडियन फार्मर्स, इंडियन आर्टिस्टियंस, एवन दे रूइंड इंडियन बिजनेसमैन। राम मोहन राय 1772 to 1833. Fourth point is Ram Mohan Rai. Raja Ram Mohan Rai, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. अब राजा राम मोहन राय वो अच्छे से समझ चुके हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, कि क्या गलत हो रहा है हमारी कंट्री के साथ। राजा राम मोहन राय एक लर्नेड पर्सन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, वो बंगाल से थे। सो लेट अस नॉट डिस्पाइस आवरसेल्फ, तो उनका कहना था कि आपस में हमें नफ़रत नहीं करनी चाहिए। डिस्पाइस मीन हेट, नफ़रत, हेटेड। आवर एंशियंट कल्चर इज़ द ग्रेट, हमारा जो पुराना कल्चर है बहुत अच्छा है, ग्रेट है। एंड वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, और हम केपेबल हैं ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम और ज़्यादा गेन कर सकते हैं हमारी लाइफ में। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, पहले हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म मतलब चेंज करना है, हमारी सोसाइटी में अच्छा लाना है। मेक्स चेंज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव की जा सकती हैं। सो ही वॉज अ बिलीव डैट इंडियन मस्ट नॉट कंसिडर देमसेल्फ इन्फीरियर, उन्हें इंडियंस को इन्फीरियर और लुक डाउन अपॉन नहीं फील करना चाहिए कि दूसरों के नज़रों में वो गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ही बिलीव डैट आवर एंशिएंट कल्चर वॉज ग्रेट एंड द पीपल वर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटर अचीवमेंट, और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं और उन लोगों को अपने अचीवमेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम सुपरस्टिशन हैव बीन रूइंग अस, और जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वही हमें डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप वॉज टू चेंज द सोसाइटी, हमें फर्स्ट स्टेप इंडियन सोसाइटी को चेंज कर लेने के लिए क्या करना चाहिए? बाय अबंडिंग द प्रिवेलिंग सुपरस्टिशन, तो हमें छोड़ना पड़ेगा। What we have to left the superstition. It was the root cause of all the problems, और यही root cause है किसका? Indian problems का। He told his wife Uma, और वो अपनी वाइफ से बोलता है उमा को, cows are different colors but the color of what their milk is the same. So different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. So once while having conversation with his wife, एक बार जब अपनी वाइफ के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, राजा राम मोहन राय कर रहे होते हैं, ही टोल्ड हर, तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स की होती है काउ, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनका मिल्क का कलर एक ही होता है। सो दिस मीन्स दैट डिफरेंट टीचर्स माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट रिलीजन थिंकिंग्स, बट द एसेंस ऑफ ईच रिलीजन इज द सेम। जो जस्ट है, एसेंस है हर रिलीजन का, वो क्या है? वो सेम है। मतलब सब लोगों का एक ही कहना है कि गॉड इज़ वन, वी हैव टू रिमेन वन पीपल, वी हैव टू फॉलो वन थ्योरी, वी शुडंट फॉलो द सुपरस्टिशन। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस, मॉडर्न नॉलेज, एंड राजा राम मोहन राय वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। ही टुक कीन इंटरेस्ट इन साइंस, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया साइंस में और मॉडर्न नॉलेज में। अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज कैसी होनी चाहिए? इट मस्ट बी प्रैक्टिकल एंड इट मस्ट बी साइंटिफिक। सो ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने सी क्रॉस करके वो कहाँ गए? इंग्लैंड गए, टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, और उन्होंने वहाँ देखा कि किस वजह से ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हैं। अकॉर्डिंग टू हिम सो ही वेंट देयर, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर, हमने आपको क्या एक्सेप्ट किया है? रूलर्स, कि आप हमारी कंट्री में आए और रूल कर रहे हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस सब्जेक्ट्स, और आपने हमें एक सब्जेक्ट के फॉर्म में
ट्रीट किया है. बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑस टू हिज सब्जेक्ट. लेकिन आपको एक रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए. सो there he is known to tell the Britishers that कि we as a nation accept your rule, you as a ruler. He added that they must accept Indian as subjects. तो आपको भी इंडिया को as subject की तरह ट्रीट करना चाहिए. not forget, आपको ये भूलना नहीं चाहिए. न ही आपकी responsibility, don't forget your responsibility and your duties towards their subjects, towards the India, when we are accepting you as the rulers. He started newspaper, but the suspicious British stopped them in 1823. लेकिन suspicious Britishers ने उस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया. Operation from 1765 to 1835. So operation mean here prolonged cruel treatment. Cruel treatment, you can say cruel treatment of Britishers to इंडियंस के लिए जो ब्रिटिशर्स का ट्रीटमेंट था वो बहुत क्रूल था. अनजस्ट ट्रीटमेंट विच वॉज डन टू द इंडियन पीपल बाय द ब्रिटिशर्स. But the British continue to oppress Indian, and Britishers continue to find new ways to bring misery and suffering to Indians. और Britishers नए नए तरीके खोजते थे जिस तरीके से इंडियंस को परेशान किया जाए. In 1888 they had passed regulation 3rd. 1888 में Britishers ने एक रूल पास किया जिसके अकॉर्डिंग एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन द कोर्ट. इंडियंस को जेल में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल, which an Indian could be jailed. So all the time British officers in India drew up big salaries and also made fortunes in private business. And as they continue to suppress Indians, वो continuously Indians को suppress कर रहे थे. They created all sort of favorable circumstances to uplift their officers. वो सारी तरीके से circumstances create कर रहे थे जिससे उनके officers को upliftment हो, उनको profit मिले. And British officers take huge amounts of salary and they could deepen their pockets by making a fortune out of their private business. और private business से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे. By 1829, Britishers was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. So as they continue to suppress India, and Britishers were exporting goods in huge quantities from Britain, और वो एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिश गुड्स. 7 करोड़ रुपीस का ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट किया गुड टू इंडिया में. गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. गवर्नर जनरल ने जो कि रिपोर्ट दी ब्रिटेन को और कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. जो बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर, बॉन्स यहाँ पर बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स का मीनिंग है, दैट मीनिंग इज द कॉटन वीवर्स वर फोर्स टू स्टार्व. जो कॉटन वीवर्स हैं उनको ज़बरदस्ती भूखे रहना पड़ रहा है. वाई? बिकॉज ऑफ द कॉटन मिल सेटअप बाय द ब्रिटिशर्स. क्योंकि सेटअप कॉटन मिल किसने सेट की? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में. सो ड्यू टू दैट कॉटन वीवर डिडंट गेट एनी बिजनेस देन, so they are starving now. The British prospered on the company's route while Indian industry began to die. Britishers की prospers हो रहे थे, they are getting benefit on the company's route, कंपनी की रूट से, जबकि Indian industries began to die, वो ख़त्म होती जा रही थी. Dissatisfaction 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, Englishman named Macaulay suggested a change. So 1835 education में change आया in India was in Persian और Sanskrit. Education mostly in India में कैसे कौन सी लैंग्वेज में हुआ करती थी? सिर्फ पर्शियन और संस्कृत में भी पढ़ाई जाती थी. 1835 में मैकाले
नेम के एक पर्सन ने इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया कि उसमें शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। हमें यहाँ पर नेटिव, वी शुड टीच द नेटिव, हमें नेटिव सिखाने चाहिए जो नेटिव लैंग्वेज है, थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज। सो इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिशर गेव पिटी जॉब्स अंडर दैम। और इसी वजह से अगर हम उन्हें इंग्लिश सिखाएंगे तो इससे जो क्लर्क्स जो प्रोड्यूस होंगे, टू होम द ब्रिटिशर गेव, और ब्रिटिशर उनको जॉब दे सकते हैं। पिटी जॉब्स, पिटी छोटी मोटी जॉब्स, पिटी मीन लो कैटेगरी की जॉब्स वो दे सकते हैं। इंसिडेंटली इट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल। और उसकी वजह से, इंग्लिश एजुकेशन की वजह से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होगी जो कि इंटेलेक्चुअल होगी। इंटेलेक्चुअल मीन दोज हु हैव इंटेलिजेंस, ब्रॉड माइंडेड, द पर्सन हु पोसेस हाई डेवलप्ड इंटेलेक्ट। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने ब्रदर्स को एजुकेट करना चाहिए। ये इंडियंस आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और हमें उनकी मटेरियल कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। फॉर डैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें कन्विंस करना पड़ेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को और उनसे बात करनी पड़ेगी। By 1856, the Britishers had conquered the whole India. ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में अपना को जीत लिया था। Conquered mean victory. They have won the India. They have almost ruling in India. Just as yellow color state is showing that it was ruled by the Indian people, but the pink side, it shows that the whole India where there is a pink color, it was under the British rule. They cared little about the needs of Indian. Our kings have become puppets and we have lost our jobs. अब इंडियंस पीपल जो डिस्कस कर रहे हैं वो बोलते हैं दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। जो ब्रिटिशर्स है वो इंडियंस की नीड्स की परवाह नहीं करते। एंड आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, और हमारे किंग्स सिर्फ पपेट्स हो चुके हैं। वी हैव लॉस्ट आर ऑल जॉब्स, और हम अपनी जॉब्स खो चुके हैं। वी डोंट हैव एनी जॉब एंड लैंड्स, और ना ही हमारे पास लैंड है। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो हमारे ब्रदर्स का कन्वर्टिंग कर रहे हैं। कन्वर्टिंग मीन दे आर कन्वर्टिंग आर रिलीजन, वो उनके रिलीजन को चेंज कर रहे हैं। ब्रिटिशर वो फोर्सिंग सम ऑफ देम टू चेंज देयर रिलीजन। सो यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। एंड इंडियंस वर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, इंडियंस तो बात कर करके थक चुके हैं। एंड वांटेड टू डू समथिंग, और वो कुछ करना चाहते हैं। स्पार्क, द स्पार्क्स 1855 to 1857. So टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो लगातार टैक्सेस लगाए जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट पर, इंडियन पीपल्स पर। इट रूइन द पीजेंट्स, पीजेंट मीन पुअर स्मॉल होल्डर ऑफ एग्रीकल्चर, मीन आप फार्मर बोल सकते हो उन्हें, लेबरर, एग्रीकल्चर लेबर ऑफ लो सोशल स्टेटस। सो द पर्सन, द ever increasing taxes levied on the peasants, and they continue to pressurize them and worsen their financial situation, और इस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी। The Santhal who had lost their lands under new land rules become desperate. जो संथाल लोग थे, संथाल are member of large indigenous group living mainly in eastern India. संथाल एक ग्रुप है, ए मेंबर ऑफ लार्ज कम्युनिटी, लार्ज ग्रुप जो ईस्टर्न इंडिया में रहते हैं। सो जो संथाल इन बंगाल बिकम डिसहार्टेंड, वो बहुत दुखी हो गए थे। क्यों? जो बंगाल में रहते थे, बिकॉज दे हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंड्स खो दी। होपलेस आफ्टर दे लॉस्ट देयर लैंड टू द ब्रिटिशर अंडर द न्यू लैंड रूल्स, क्योंकि
जो न्यू लैंड रूल्स आया था उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने अपनी टैक्सेस पे नहीं किए तो उस वजह से उनको उनकी लैंड ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी, तो वो बहुत डेस्परेट हो चुके थे। एंड इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन एंड मैस्कर्ड यूरोपियन their supporters alike. So in 1855 they launched a rebellion and massacred. Massacred mean brutally killed. Massacred mean brutally killed. जब मारा जाए बहुत क्रूरता के साथ. So Europeans they launched a rebellion and massacred European and all those who supported them. और उन्होंने बाद में सपोर्ट किया. Their supports like. उन्होंने विरोध तो किया, बहुत से यूरोपियन लोगों की हत्या कर दी, उसमें बहुत सारे अंग्रेजी सेना में भारतीय भी थे जिनको वेतन कम मिलता था, सैलरी कम मिलती थी। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट मीन जब आप डिससेटिस्फाई हो, सेटिस्फैक्शन नहीं होना। सो East India Company, the people, those who are working under East India Company were highly dissatisfied too. Even the fact is that the white soldiers get huge pay mentioned to live in the servants. फैक्ट ये था जो दे gave the Englishman good pay. Englishman को तो अच्छी सैलरी देते थे, मेंशन देते थे, and other help while they give, और जबकि while we get a pittance एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें क्या मिलता है, पिटियंस, मतलब थोड़ी सी सैलरी मिलती है हमें और ज़्यादा सैलरी हमें नहीं दी जाती है। एंड स्लो प्रमोशन, और बहुत कम, बहुत छोटा सा है प्रमोशन दिया जाता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, और अंग्रेज हमें कहते हैं कि क्रॉस करके जा, हम सी के उस पार जाए, दूसरे विदेश जाएं। Who is the टोपी वाला टू abolish our age old custom, और ये टोपी वाला कौन होता है, वो ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं जो हमारे ओल्ड सिस्टम को ख़त्म कर दे। abolish डिस्ट्रॉय करना, या आप उसको फिनिश कर देते हैं, या फिनिश कर देना। यहाँ पे हमारे सिस्टम को फिनिश कैसे कर सकता है ये वाइट पीपल। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन इंग्लिश पीपल्स को यहाँ से भगाना पड़ेगा। थाउजेंड ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, बहुत सारे सिपाहियों ने रिवोल्ट कर दिया। दे वर स्ट्राइप ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म्स हटा दी, उतार दी। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और ह्यूमिलेट किया गया उनको, और साथ में उन्हें पुट इन आयरन्स मतलब उनको जेल में रख दिया गया। Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind. कुछ इंग्लिशमैन ने इंडियंस की कस्टम्स को और उनके माइंड को समझने की कोशिश की। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फेट ऑफ काउस एंड पिग्स। तो वो इंडियंस को बोलते थे, क्या आपको पता है जो ये बुलेट बनी हुई है, जो गन बनी हुई है, इसमें जो ग्रीस लगी हुई है, यू हैव टू बाइट, जो आपको तोड़नी पड़ती है, इज़ मेड ऑफ द फैट, वो किससे बना हुआ है, फैट, किसके फेट से, काऊ और पिग्स के फैट से बना हुआ है। व्हाट, सो जो ब्राह्मण सोल्जर था उसे वो सरप्राइज हो गया। द वाइट मैन डिसीव अस टू, तो वो बोलते हैं कि वाइट मैन जो ब्रिटिशर्स हैं दे आर डिसीविंग अस, वो हमें धोखा दे रहे हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस। सो चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, चपातीज को भेजा गया एक विलेज से दूसरे विलेज में। एंड एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, क्योंकि एम्परर्स को उनकी सर्विसेज चाहिए थी। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स वर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और लोटस फ्लावर्स इंडियन सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट किया गया। दैट टू द फॉरेनर, की फॉरेनर्स
की डेथ हो, मतलब उन्हें यहाँ से भगाना है। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, मेरे विलेज मैन रेडी हैं। मीन इंडियन आर्मी में, मीन वहाँ पर अब लोग जो सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर, दे आर अबाउट टू रिवॉल्ट। द मासेस गेव ऑल हेल्प शेल्टर टू द पैट्रियट्स, और जो भी पब्लिक है दे विल गिव अस हेल्प एंड शेल्टर टू प्रोटेक्ट द टू द पैट्रियट्स, पैट्रियट्स को जो देशभक्त हैं उनको वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। Revolt 8.1857. So now then there was a violent outbreak at Meerut. Violent outbreak mean अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हो गया है। आउटब्रेक इज स्टार्टिंग ऑफ रिवॉल्ट, और पहला रिवॉल्ट हुआ मेरठ में। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, और सिपाही मार्च पास करके दिल्ली तक गए। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, और हमारे जो बहादुर शाह हैं, जो किंग हैं, वो आगे और ज़्यादा रहें। सो इंडियन सोल्जर्स आर सपोर्टिंग द एम्परर लाइक बहादुर शाह। द अर्ज टू फ्री द नेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स कंटिन्यू टू ग्रो। नाउ द सिटी ऑफ मेरठ also experienced a violent outbreak. Now there was a first violent outbreak at Meerut. The Sipahi marched and moved to Delhi to support the Emperor Bahadur Shah. The fight for freedom 9.1857. Now the first movement for the War of Independence was begun in 1857. Many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. So many former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow were bitter. Bitter mean here they were get upset, and they were bitter too because the Englishman had taken control of their kingdom. So because कि Indian foreigners ने इंडियन रूलर्स से उनकी पावर ले ली है, एंड दे आर रूलिंग इन द कंट्री. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. सो बेगम हजरत महल इज सेइंग दैट वाइट मैन हैड टेकन अवे हर किंगडम. Popular leaders like Maulvi Ahmadullah of फैज़ाबाद told the people. So popular leaders जो मौलवी अहमदुल्ला थे फैज़ाबाद के, उन्होंने लोगों से कहा, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land. कि जागो, जो जागिए आप सारे इंडियंस, राइज अप, गेट अप, एंड बिकॉज द अंग्रेज जो वाइटिश पीपल हैं, ब्रिटिशर्स हैं, दे आर रूइनिंग आवर लैंड, ये हमारी लैंड को रूइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं. They joined the upsurge against the foreigners. They joined the upsurge. Upsurge mean, upsurge is the revolt. So the Begum Hazrat Mahal also joined the movement of revolt. So former rulers like Begum Hazrat Mahal of Lucknow joined this movement because she lost her kingdom and it had been taken away by the Britishers, thereby strengthening their power. The people rose everywhere in Bareilly, Kanpur, Allahabad. So in this revolt, entire North India came together and in a large number to fight a pitched battle against the Britishers. और बहुत सारे लोगों ने बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से, सब तरफ से रिवॉल्ट किया. अजमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे. अजमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारा लीडर पेशवा नाना साहब होने चाहिए. वी शुड मेक हिम आर लीडर. 80-year-old कुंवर सिंह of Bihar received a bullet in his wrist. 80-year-old कुंवर सिंह को, जो बिहार के थे, दे रिसीव्ड अ बुलेट, उन्हें गोली लग गई फाइट में. एंड मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू. एंड व्हेन ही वाज डाइंग ही वाज सेइंग दैट दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, मदर गंगा. द पैट्रियट्स पाउंस अपॉन द ब्रिटिश. द पैट्रियट्स जो कि देशभक्त थे, पाउंस्ड अपॉन, पाउंस्ड मीन अटैक किया ब्रिटिशर्स पे, एंड फॉट और लड़ाई की, पिच बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में.
Now we have completed this chapter. This chapter has taken from our freedom movement, which was written by S.D. Sawant. Thank you for watching this video.